जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 2, MCQ नंबर 11। स्टूडेंट, इस MCQ में आपसे पूछा गया है कि ये जो आपके पास करंट है जो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, उस करंट का नाम क्या है? तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की वजह से। और स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आप नीचे रीज़न भी देख सकते हैं, डिटेल रीज़न आपको नज़र आ गई है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फ्रॉम हाई लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जबकि जो कन्वेंशनल है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक का देना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, जी इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट जो हैं स्टूडेंट्स, उनको हम सॉलिड लाइन से प्रेजेंट करते हैं और ये होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनकी डायरेक्शन यानी कि हाई से लो की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब टर्मिनल पोटेंशियल VT से लेस होता है? तो स्टूडेंट, ये अगर मेरा टॉपिक आप देखेंगे लेक्चर नंबर 10 या 11 है चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि जब हम चार्जिंग करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, तो तब करंट फ्लो करके बैटरी में एंटर हो रहा होता है। और जब करंट बैटरी में एंटर हो रहा हो तो उस टाइम EMF जो है वो लेस होती है टर्मिनल पोटेंशियल से। इसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी, वैल्यू भी पुट करके दिखाई थी। यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस ऑफ अ बैटरी करंट फ्लोज थ्रू द बैटरी फ्लो इन रिवर्स। वैसे तो करंट आउट हो रहा होता है, लेकिन इन केस ऑफ चार्जिंग करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए बैटरी में जा रहा होता है। तो इस करंट को हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये इक्वेशन जो कि प्लस में होती है, इसको हम माइनस के अंदर फिर लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए माइनस में लिखा। अब ऑटोमेटिकली ये टर्म जो है वो माइनस हो रही है, ये टर्म माइनस IR इसमें से माइनस हो रही है। तो EMF का आंसर VT से क्या निकलेगा, वो लेस निकलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 13th MCQs है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच टर्मिनल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डैश व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन बैलेंस ब्रिज। इन बैलेंस ब्रिज स्टूडेंट, हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये है कि हम गैल्वेनोमीटर को बैलेंस बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर को बैलेंस बनाने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा होता, और ऐसा तभी होता है स्टूडेंट्स उस पाथ में करंट नहीं पास करता जहाँ पे उन दोनों पॉइंट के दरमियान, दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। तो स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ सेम होगा तो कोई करंट पास नहीं करेगा, और हम गैल्वेनोमीटर को बोलेंगे कि वो क्या है, बैलेंस है। उस ब्रिज को हम बैलेंस बोलेंगे। तो देखें, बैलेंस ब्रिज सर्किट इज़ दैट इन विच गैल्वेनोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो होगा, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज़ ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ देखें, लेंथ ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब है कि रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल की क्या होगी, दोनों वायर की वो सेम होगी। तो उन दोनों की लेंथ की रेशो में दी हुई है लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 की वैल्यू। लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 की वैल्यू दी हुई है 2/3, जबकि R1/R2 रेडियस की वैल्यूज़, R1/R2 की वैल्यू दी हुई है 1/2। आपने रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी कि R1/R2 निकालना है। इसके लिए स्टूडेंट्स देखें, सॉल्यूशन देखें। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया L1/L2 आपको दिया हुआ है 2/3, R1/R2 1/2। स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी की इक्वेशन है वो हमारे पास है RA/L। पहले हम इसको वायर नंबर 1 के लिए लिख लेंगे, फॉर वायर 1, ये हमने लिख लिया। इसी तरह हम इसको लिख लेंगे फॉर वायर 2, ये हमने वायर 2 के लिए लिख लिया। अब स्टूडेंट, चूँकि सेम मटेरियल है तो मैंने बोला था दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी, यानी कि रॉ ये और ये वाली रॉ दोनों इक्वल होंगी। कंपेयर करेंगे, ये ख़त्म हो गए, ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। अब स्टूडेंट, इसमें जो एरिया है
चूँकि वायर सर्कुलर होती है तो किसी भी सर्कुलर चीज़ का एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप इस एरिया की जगह पे, ये जो एरिया हमें नज़र आ रहा है, इस एरिया की जगह पे हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। ये मैंने लिखा इधर भी, और इसी तरह इधर A2 की जगह पे पाई आर 2 स्क्वायर। इसमें से पाई स्टूडेंट कैंसिल हो रहा है दोनों साइडों से, ये हमारे पास शक्ल बन गई, और इस साइड पे हमारे पास ये बन गया। इसमें से आप रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर लें और बाकी टर्म्स को आप एक साइड पे डिवाइड कर लें। ठीक है, ये हमने एक साइड पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब आपने R1 ओवर R2 की वैल्यू निकालनी है। R2 की वैल्यू भी हमें पता है, ये है R2 की वैल्यू, ये देखें ये लिखी हुई है R2 की वैल्यू। ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो R2 की है और ऊपर वाली वैल्यू R1 की है। इस तरह L2 की वैल्यू ये नीचे वाली है 3, और L1 की वैल्यू ये ऊपर वाली है 1, L1 की वैल्यू 2। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो ये आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 8/3। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ, तो स्टूडेंट इसमें देखें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर एंड नाइक्रोम, दो वायर आपको दी हैं, उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम रेजिस्टिविटी को बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है मैग्नीन वायर की और नाइक्रोम की, ये उनकी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है कि इफ़ 2 वायर्स ऑफ मैग्नीन एंड नाइक्रोम हैविंग सेम रेडियस, अगर उनका रेडियस सेम है, टू पोजेस द रेजिस्टेंस, इस लाइन को समझना है आपने। उसने कहा है कि 2 वायर हैं, दोनों का रेडियस सेम है, और उस रेडियस सेम होने का मतलब क्या है जी कि उनकी रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने नीचे फिर यूज़ की है। देखें, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, इस लाइन का मतलब ये था। तो आपने रेशो फाइंड करनी है, आपने उनकी लेंथ की, यानी कि लेंथ ऑफ मैग्नीन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ नाइक्रोम, ये आपने फाइंड करना है। चलें देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा था जी कि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, ये हमने वो बात लिखी है। रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम। रेजिस्टेंस का फार्मूला ρL/A, इधर भी ρL/A। एरिया की जगह पे क्या लिख लिया स्टूडेंट्स, ये देखें, एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर, इधर भी ये एरिया है, इसकी जगह पे क्या लिख लिया स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से खुद उसने कहा था कि रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस सेम है, तो ये आर इक्वल ही हैं, और पाई भी है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, ρL ऑफ मैग्नीन एंड ρL ऑफ नाइक्रोम, लिख लिया। इनको ओपन कर लें, अलग करते हैं। ठीक है, अब आप लेंथ ऑफ मैग्नीन को लेंथ ऑफ नाइक्रोम पे डिवाइड कर लें, और रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम नीचे आ जाएगा उसके रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन। ये दोनों वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, वैल्यूज़ पुट करें, ये हमारे पास रेशियो आ गई 25/11। स्टूडेंट MCQ नंबर 16, if 1.6 ampere of current passing through a copper wire of cross-sectional area 1 millimeter square, करंट की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट, कितनी है, 1.6। ठीक है, ये करंट की वैल्यू आ गई 1.6। नीचे स्टूडेंट ये आपको दिया हुआ है एरिया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे गौर करना है, वैल्यू दी हुई है 1 मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ और साथ दिया हुआ मीटर स्क्वेयर। तो फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा है कि अगर यूनिट के ऊपर स्क्वायर या क्यूब पावर या जो भी पावर होती है, वो साथ जो प्रीफिक्स होता है उसकी भी वो पावर ली जाती है। तो 1 मिली 10⁻³ लेकिन उसका भी स्क्वायर लिया जाएगा, तो 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर इसको हम लिखेंगे जब हम एरिया लिखने पे आएंगे। ठीक है, एंड इफ़ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब हिस्से के अंदर, ये देखें जी, 1 मीटर क्यूब हिस्से के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करें। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज में पहले शॉर्ट क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, VD इज इक्वल्स टू 1 I ओवर ANE। ठीक है,
तो इसके ऊपर आ गया आई की वैल्यू है 1.6, ये हमने पुट कर दी। आगे डिवाइडेड का निशान। आगे स्टूडेंट एरिया लगाना था। एरिया मैंने बताया 1 मिलीमीटर, जिसको हमने 1 × 10⁻⁻⁶ लिखना है। एन की वैल्यू हमें दी हुई है, एन की वैल्यू ये दी हुई है कि 1 मीटर क्यूब हिस्से के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 × 10⁻28 वो लगा दिए। आगे स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो ये होता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद 17 में आपने बताना है स्टूडेंट कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी वैल्यू डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया के इन्वर्सली होती है। इसलिए इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, वो होगी स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। बाकी अगर आप ऑप्शन देखें तो कंडक्टिविटी जो है ये तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। इसी तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड ही मटेरियल पे करती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस वो चीज़ है जो कि डायमेंशन पे डिपेंड करती है। ये देखें, ये हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस, जबकि ये बाकी चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज़ और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स 18th MCQ है जी कि साइमन किसका यूनिट है, ठीक है। साइमन किसका यूनिट है? तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि पर ओहम का दूसरा नाम क्या है? साइमन है। अब पर ओहम किसका यूनिट था स्टूडेंट? पर ओहम यूनिट था कंडक्टेंस का, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो 1/ओम जो है वो पर ओम बनेगा और 1/रेजिस्टेंस जो है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो साइमन किसका यूनिट है स्टूडेंट्स? वो है कंडक्टेंस, जिसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं, ठीक है जी। कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r एंड 1/r का मतलब 1/ओहम, 1/ओहम का मतलब पर ओम और पर ओहम को ही हम साइमन बोलते हैं। तो ये कैपिटल जी का यूनिट है। इसके बाद स्टूडेंट आपने इस रिलेशन को कंप्लीट करना है। ये जो आपके सामने रिलेशन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड, हमने ये इक्वेशन बनाई थी। तो इसको हम देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमने इक्वेशन पढ़ी जो है वो हमने ये पढ़ी है, ये देखें ये पढ़ी है हमने पढ़ा, हमने न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया। अल्फा इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा टी। तो स्टूडेंट ये जो नीचे डिवीजन में R0T लिखा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस अल्फ़ा के साथ, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये देखें ये डिवाइड मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे ये लिखी हुई है बाकी टर्म। अब स्टूडेंट इसमें से ये जो माइनस R0 है इसको आप इस साइड पे इधर लाएंगे इसके पास, उसमें भी R0 है, इस साइड पे ले आए, इस साइड पे लेके आएंगे तो ये देखें प्लस कर दिया इधर आके और उस साइड पे बच गया सिर्फ RT, ठीक है। इसमें से इन दोनों में से स्टूडेंट R0 कॉमन आ सकता है, तो ये R0 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? इसमें से 1 बच गया, इसमें से अल्फ़ा इंटू टी बच गया। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन क्या है? R0 इंटू 1 प्लस डैश इंटू टी था, तो डैश की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे आ जाएगा फिर वो अल्फ़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ देखें, हीट डिसिपेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जॉस लॉ, H इज इक्वल्स टू I² RT, वो आपने यूज़ करना है। ड्यू टू करंट थ्रू फिलामेंट, यहाँ पे आ जाएगा बिकम्स इफ करंट इज डबल, वो कितना बन जाएगा? हीट डिसिपेशन जो है वो कितनी बन जाएगी अगर हम करंट को क्या कर देते हैं? डबल। तो स्टूडेंट हमने फार्मूला क्या पढ़ा? H इज इक्वल्स टू I² RT, H इज इक्वल्स टू